बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 1 के अंदर उनको एक कोर्स कोड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1 उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है। और फॉर BSc ज़ूलॉजी के अंदर ये बुक नंबर 1 के अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हनान, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन ज़ूलॉजी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। हमने सेल को डिफ़ाइन किया था कि सेल क्या होता है जी, मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी। उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के दरमियान में फ़र्क देखा है। देन हमने मल्टीसेलुलर एनिमल लेवल की टेक्सोनॉमी को डिस्कस किया था। फिर हमने वाई आर मोर सेल स्मॉल के सेल का जो साइज़ है स्मॉल क्यों है, सेल के स्मॉल साइज़ की वजह से कौन कौन से फ़ायदे हैं सेल को। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जनरलाइज सेल का, कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है एनिमल सेल की। देन हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, मतलब सेल के कंपोनेंट्स देखे, उस स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को देखा हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले के साथ। देन हमने इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद हमने जो है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो कैसी नज़र आती है। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन सेल में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है वो देखा। उसके अलावा हमने मूवमेंट्स देखा, कौन कौन से मूवमेंट हो सकती हैं सेल मेम्ब्रेन में से, मतलब कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सेल के से बाहर जा सकती हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। उसके बाद हमने मज़ीद पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है जी, और मतलब ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया। जिनमें राइबोसोम को स्टडी किया था कि राइबोसोम क्या होते हैं। उसके अलावा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था। उनके दो जो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके बारे में हमने थोड़ी डिस्क्रिप्शन देखी थी। फिर हमने जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके फंक्शन को देखा था। उसके बाद हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या होते हैं, देन उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो गोल्जी एपरेटस हैं उनके बारे में स्टडी किया था कि गोल्जी एपरेटस का सेल के अंदर कहाँ पे होते हैं, उनका क्या काम है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, और जो गोल्जी एपरेटस हैं सेल के अंदर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है उनकी। उसके बाद हमने लाइसोसोम के बारे में स्टडी किया था, लाइसोसोम का क्या काम है, और क्योंकि ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं इसमें हमने इसके फंक्शन के हवाले से देखा। फिर हमने फॉर्मेशन देखी कि सेल के अंदर लाइसोसोम बनते हैं तो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद हमने फंक्शन को देखा कि लाइसोसोम के कौन कौन से फंक्शन हैं, और अगर लाइसोसोम अपना काम परफॉर्म ना करें तो उसके अलावा कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था कि जो पावर ऑफ सेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देन हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसे नज़र आते हैं। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है सेल के अंदर। फिर हमने साइटोस्केलेटन की स्टडी की थी कि साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, इनका क्या काम है, इनका सेल के अंदर क्या फंक्शन है। फिर हमने साइटोस्केलेटन के टाइप्स डिस्कस की थी, जिनमें माइक्रोट्यूबुल्स थी, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स एंड सेंट्रियोल्स। नॉन मेम्ब्रेन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के करीब नॉन मेम्ब्रेन, बाहर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलते हैं। तो ये मटेरियल जो है वो दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, दो नीचे जो है इससे बनती हैं, दो चीज़ें बनती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल्स। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बने होते हैं, मतलब एक सेंट्रियोल वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बना होता है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर देखें कि हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। तो जो सेंट्रियोल होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं बिफोर सेल डिवीज़न से। जब सेल ने डिवाइड होना होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेंगे, तो डुप्लीकेट करने के बाद ये अपने अपने अपोजिट साइड पे जाएंगे। अपोजिट साइड में जाने के बाद ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या करेंगे जी, वो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रोल क्रोमोसोम मूवमेंट, कि क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड करता है क्रोमोसोम ने अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना होता है, तो उस मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रियोल्स। यहाँ पे देखें आप डायग्राम देखें सेंट्रियोल स्ट्रक्चर की, तो आपको यहाँ पे जो येलो शेप के नज़र आते हैं वो माइक्रोट्यूबुल्स हैं। तो यही एक माइक्रोट्यूबुल जो है वो तीन माइक्रोट्यूबुल जो है वो इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल बोलते हैं। और ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल जो है फर्दर 9 माइक्रोट्यूबुल के साथ जो है वो अटैच होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। वैक्यूल एंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन
इनक्लोज सैक्स वैक्यूल आर लार्जर दैन वेजिकल्स, कि वैक्यूल जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिकल। हमें पता है कि प्लांट के अंदर, प्लांट का जो सेल है उसके अंदर वैक्यूल लार्ज होता है, और एनिमल सेल के अंदर जो है वो छोटे छोटे एक से ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। फॉर्म फूड बाई फेगोसाइटोसिस। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पंप एक्सेस वाटर, के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, तो ये क्या करता है, ये जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करता है, बाहर निकालता है सेल में से। सर्टन वैक्यूल फील्ड बाय पिगमेंट्स, कुछ वैक्यूल के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेलानिन पिगमेंट इन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल के अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है जी। और इनका एक और काम है कि ये फूड को स्टोर करते हैं, स्टोरिंग फूड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है जी जो ऑर्गेनेली सेल के अंदर पाई जाती हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट कंट्रोल द सेल, कि न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं और जीन जो होते हैं वो सेल को कंट्रोल करते हैं, सेल के मेन बेसिक फंक्शन को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है जीन्स की मदद से। इट इज़ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ऑर्गेनेली इन द यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए ऑफ न्यूक्लियस इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, कि डीएनए का मैसेंजर आरएनए के अंदर चेंज होना, इसका ट्रांसक्रिप्शन, कि डीएनए जो है पहले आरएनए के अंदर चेंज होता है, फिर आरएनए जो है वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, और प्रोटीन क्या करते हैं, डिटरमाइन द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि सेल की जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, मतलब एक सेल ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो ये प्रोटीन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, प्रोटीन को कहाँ से फंक्शन जो है मिलता है, वो डीएनए से। ठीक है, तो ये कहता है ट्रांसलेशन, कि आरएनए से प्रोटीन का बना ट्रांसलेशन करता है, यही प्रोटीन जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी सेल को देती है, डिटरमाइन करती है सेल की स्पेसिफिक एक्टिविटी को। द न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड आल्सो ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, कि न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको स्टोर करता है, दैन जो भी कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उनमें ये इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो पहला है न्यूक्लियर एनवेलप। द न्यूक्लियर एनवेलप इनक्लोज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पर न्यूक्लियर एनवेलप होती है। एनवेलप हम इसलिए कहते हैं कि बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो दो होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए उनकी वजह से इसका नाम हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डबल मेम्ब्रेन, द टू मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर, दोनों के दरमियान में जो गैप है वो 20 से 40 नैनोमीटर तक होता है। न्यूक्लियर एनवेलप इज परफोरेटेड बाय पोर्स, इसके अंदर पोर्स होते हैं, डायमीटर जो है पोर्स का तकरीबन 100 नैनोमीटर है जी। द पोर कम्प्लेक्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल्स, कि ये मूवमेंट को रेगुलेट करता है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों या कोई पार्टिकल्स हों। साइज ऑफ पोर्स प्रिवेंट्स द डीएनए फ्रॉम लीविंग, कि डीएनए जो है वो इतने साइज होता है कि डीएनए इन पोर्स में से नहीं निकल सकता, प्रिवेंट करते हैं ये पोर्स डीएनए को डीएनए को बाहर जाने से, साइटोप्लाज्म के अंदर जाने से, बट इट अलाउज आरएनए टू मूव आउट, लेकिन आरएनए जो है वो इजीली मूव आउट कर सकता है, मतलब सेल के न्यूक्लियस से आगे साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकता है आरएनए। नंबर 2 क्रोमोसोम। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होते हैं डीएनए ऑर्गेनाइज विद प्रोटीन। ये क्या होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ड्यूरिंग इंटरफेस। जब क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब धागानुमा साख्तें होती हैं, उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब ये क्रोमेटिन आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, और जब फ्यूज़ कब होंगे, जब सेल ने डिवाइड करना होता है तब ये हमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं करता तो उस टाइम ये क्रोमोसोम हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नजर आते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस बिफोर सेल डिवीजन बिफोर and become thick and can be seen as separate structure. Separate structure यही है क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम contain genes which control the character. Each species has different number of chromosome. हर species के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम 46 होते हैं, और जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, इसलिए हम उसको हैप्लॉइड कहते हैं। उनके अंदर 23 होते हैं, और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉइड होती है, मतलब डबल होती है, वो 46 होते हैं। न्यूक्लियोलस द मोस्ट विजिबल
visible and non-membrane bond structure within the non-dividing nucleus is called न्यूक्लियोलस। मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो हमें सेल में एक विजिबल पार्ट नज़र आता है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो न्यूक्लियोलस कहलाता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज सिंथेसाइज राइबोसोम। समटाइम देयर आर 2 or more nucleoli. Their number depends on the species and the cell's reproductive cycle। दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, सेल की स्पीशीज़ पे, कौन सी स्पीशीज़ का ये न्यूक्लियोलस है, और नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल पे। Nucleolus is roughly spherical. It appears as a mass of tensely stained granules under the electron microscope and fibers। कहीं हमें मास नज़र आता है ग्रैन्यूल्स का माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो हमें। कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। इसके ऊपर कॉपीज़ होते हैं जीन्स की राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एनी एक्टिवली ग्रोइंग सेल कैन प्रोड्यूस अबाउट 10,000 राइबोसोम पर मिनट। के न्यूक्लियोलस जो है वो तकरीबन 10,000 राइबोसोम प्रोड्यूस करता है 1 मिनट के अंदर। ये आपके सामने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो देखें आप बाहर इनकी 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, तो दोनों को हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम दे रहे हैं। तो अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। तो यही जब कंडेंस हो जाएंगे तो ये क्रोमोसोम की जो शक्ल है वो अख्तियार कर लेंगे। तो एक मास आपको नज़र आता है, डेंसली पैक्ड मास ऑफ सेल्स आपको नज़र आ रहा है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और सेल का जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर पोर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं न्यूक्लियस में से, इनका काम होता है कि किसी भी मटेरियल को बाहर न्यूक्लियस से बाहर लेके जाना या न्यूक्लियस से अंदर लेके आना, तो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है टिश्यूज़। कि टिश्यूज़ क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन। सेल्स सेम होंगे, सिमिलर सेल्स होंगे, एक फंक्शन एक ही परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन होगा, विच इज़ कॉल्ड टिश्यू। टिश्यूज़ के 4 मेजर टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। फर्दर डिस्कस करते हैं जी एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। द शीट्स ऑफ टाइटली पैक्ड सेल आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो टाइटली पैक्ड सेल्स की शीट्स होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के आउटसाइड पे और आउटसाइड पे होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज। दे आल्सो लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद द बॉडी। के जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, कैविटीज़ होती हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है, तो एपिथेलियल टिश्यू उनकी लाइनिंग को जो है वो बनाते हैं। Cells are packed together by tight junction in many epithelia. The epithelium act as a barrier. ये act as a barrier करते हैं. It protects the body against mechanical injury, invading microorganism and fluid loss. कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के एंटर होने से बॉडी के अंदर, और फ्लूइड लॉस से। जब फ्लूइड जो लॉस है, फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म के अंदर फ्लूइड क्या है जी, वो ब्लड है, तो उसके लॉस से जो हमें ये बचाते हैं। So this tight packing is necessary for the epithelium. फंक्शन क्या है जी? नंबर 1 एपिथेलियल सेल absorb मटेरियल लाइक लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। कि ये absorb करते हैं मटेरियल को, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मटेरियल होगा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो ये इसको absorb करेंगे एपिथेलियल सेल्स। दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल लाइक किडनी। दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन लाइक sweat glands. They are used for protection like skin. They contain nerve cell for sensory receptor like taste bud in the tongue. Types. Further आगे एपिथेलियल टिश्यू की कौन कौन सी टाइप्स हैं? The epithelial tissue are classified on the basis of number of cell layers. कि सेल लेयर्स के नंबर कितने हैं, एंड शेप ऑफ सेल ऑन द फ्री सरफेस, उस सेल की शेप कैसी है। दो बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स पे और सेल की शेप पे। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हैज ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की हो सिंपल एपिथेलियम कहलाते हैं। सर्टिफाइड एपिथेलियम इट हैज़ मल्टीपल टायर्स ऑफ सेल। अगर मल्टीपल लेयर्स होगी तो उसको हम सर्टिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं।
Pseudo stratified इट इज़ ए सिंगल लेयर होती है बट इट पेयर्स स्ट्रेटिफाइड बिकॉज द सेल्स वेरी इन लेंथ। कि हमें जो लेयर होती है वो सिंगल होती है लेकिन हमें स्ट्रेटिफाइड नज़र आती है क्योंकि इनमें जो सेल्स होते हैं उनकी लेंथ जो है वो वेरी करती है, वो डिफरेंट होती है एक दूसरे के साथ। अब शेप के लिहाज से कौन कौन सी आगे फर्दर टाइप से, नंबर 1 है क्यूबाइडल, ये डाइस की शक्ल के होते हैं, क्यूब शेप होते हैं क्यूबाइडल। नंबर 2 कलमनर, तो ये हमें ब्रिक्स जो होती हैं उसके शेप जैसे देखते हैं, इलॉन्गेट होते हैं। नंबर 3 स्क्वेमस, तो इनमें फ्लैट फ्लोर टाइल जैसे हमें लगते हैं, तो ये फ्लैटन टाइल जो है जैसे फ्लैट होते हैं सेल उस शेप के सेल्स होते हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट किया है एपिथेलियल सेल्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के हिसाब से। नंबर 1 क्या है स्क्वेमस एपिथेलियम, इनके स्ट्रक्चर देखें, सेल्स आर थिन है, फ्लैट हैं, इरेगुलर हैं, विच फिट लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है जी, और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। ठीक है, एक पहले आपको यहाँ पे देखें स्क्वेमस है तो इनके जो सेल की जो शेप होगी वो आपको नज़र आ रही है कि थिन भी है और फ्लैट भी है और जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर है। अगर लोकेशन देखते हैं बॉडी में तो ये एसोफेगस में होते हैं, माउथ की लाइनिंग में है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स हैं और ब्लड वेसल में। इनका फंक्शन क्या है जी, प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में ये जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2 क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूब शेप होते हैं जी इनके जो सेल्स हैं और इनका न्यूक्लियस जो है वो भी सेंटर में होता है। और इनके लोकेशन देखें तो किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है जी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आई टाइम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड फ्रॉम ए ग्लैंड द सीक्रेट सब्सटेंस। ठीक है जी, सच एपिथेलियम इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। थर्ड टाइप देखें कोलमनर एपिथेलियम, कॉलम शेप है जी सेल का, सेल्स आर मोर टॉल एंड लेस वाइड, प्ले साइड बाई साइड, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस, तो ये यहाँ पे बेस में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सेल्स हैव सीलिया, सेल्स के ऊपर सीलिया होते हैं दैट मूव एंड पुशेस द म्यूकस टू क्लियर इट। सच एपिथेलियम इज कॉल्ड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ऐसे एपिथेलियल सेल्स जिनके ऊपर जो है वो सीलिया लगे हुए हों तो उनको हम सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। फंक्शन है जी इनका हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन। नंबर 4 स्ट्राइएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, इनके यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो स्क्वेमस फ्लैट सेल अरेंज इन मैनी लेयर, के फ्लैट सेल्स होते हैं लेकिन इनकी लेयर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, बहुत सी लेयर्स होती हैं तो प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। लोकेशन क्या है जी इनका स्किन, टंग, एसोफेगस और लाइनिंग होती है माउथ में जो है ये पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है जिनका प्रोटेक्शन है, प्रिवेंट वियर एंड टीयर, प्रोटेक्शन करते हैं और इसके अलावा वियर एंड टीयर से जो है प्रिवेंट करते हैं बॉडी को। तो ये जो है वो मेन टाइप्स हैं जी एपिथेलियल टिश्यूज़ की, उनकी शेप के लिहाज से। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 के साथ, चैप्टर नंबर 2 के लास्ट लेक्चर, आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 2 का, उसके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।